पुरअमन माशरे के लिए एक्टिविटी, पुरवकार और तरक्की पजीर माशरे के लिए एक्टिविटी। इसी मौजू पर मजमूई एक्टिविटी के मौजू के ऊपर वाहिद मन्नान भाई से बात करते हैं कि माशरे को कैसे पुरसुकून और तरक्की की तरफ गामजन किया जाए। हमारे बच्चे यकीनन उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होते, तो यकीनन इंसान की आदत है, फितरत है कि वो कोई ना कोई काम करेगा। अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो अपनी मर्जी से करेगा, उसका दोस्त पड़ोसी करवाएगा उससे काम, उसकी ख्वाहिश उससे काम करवाएगा। तो वाहिद भाई से इसी मौजू पे कि क्या करें कि हमारा माशरा पुरअमन हो और माशरे के यंगस्टर मेंबर अवाम उनके पास कोई काम हो, माशरा तरक्की की तरफ गामजन हो। जी भाई। जज़्बा भाई, आपका बिल्कुल सोच भी और आपके सवाल भी बेहतर है। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, असल में हमारे यहाँ जो जांच का एक पैमाना है ना, वो जस्ट एक एजुकेशन है। 10 बच्चों को आपने स्कूल में डाल दिया, अब उसके बाद उसमें जो बच्चा हायर मार्क्स ले रहा है ना, 90+ ले रहा है, तो आप कहते हैं कि बस ये ज़हीन बच्चा है। जो बच्चा 45 और 50-60 के दरमियान है, आप कहते हैं बस ये तो बेकार है। तो असल में मसला ये होता है नंबरिंग का एजुकेशन। हाँ, ये नंबरिंग पे एजुकेशन और ये रिज़ल्ट कार्ड पे किसी की ज़ियादत को जांचना ना, ये तो मुझे तो खैर नहीं समझ में आया कभी भी। देखिए, हर आदमी की मुख्तलिफ एक्टिविटी होती है। कोई बंदा पढ़ने में तेज़ होता है, कोई बंदा अपने भाग दौड़ में फ़िज़िकल एक्टिविटी में तेज़ होता है, किसी का जो बिज़नेस माइंडेड होता है तो ज़रूरी नहीं कि उसका जो है ध्यान जो है वो पढ़ाई लिखाई की तरफ है, वो बिज़नेस माइंडेड हो। दो निसाबी पढ़ाई, हाँ, वो दो को दो करके 4 करना जानता है। तो हर किसी की एक अलग वो होती है। अब अगर आप देखें, अगर आप ये कहें कि जी ज़हानत, तो मैं कहता हूँ कि कोई 60 से 70% हमारे स्पेशली गांव देहात के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ते ही नहीं है। अब उनकी ज़हानत को आप कैसे जांचेंगे? तो ये जो तालीम के ज़रिए ज़हानत की जांच है, ये तो मुझे कभी भी नहीं समझ में आई। वो कि ठीक है, एक ज़रिया है। तालीम आदमी यानी इंसान बनाने के लिए का तालीम जो है, किसी आदमी का मुकाम बनाने के लिए, उसका स्टेटस बनाने के लिए, उसको समझ पैदा करने के लिए, कॉन्फिडेंट पैदा करने में, ये सब चीज़ों में तो तालीम काम आ जाती है। लेकिन ये कि आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है या जो ज़हानत है, ये मुख्तलिफ ज़हानत है। अब आप सोचें, हमारे यहाँ ऐसे डिवाइस जो पूरी दुनिया आप कहीं भी लेकर जाएंगे वो लम्हे में फेंक देंगे। हम उसको बरसते हमारे यहाँ वो सदर फोर्ड के ज़माने की वो बैटफोर्ड ट्रक उठाकर देख लें और दूसरी गाड़ियाँ उठा के देख लें, सब हमारे यहाँ चल रही है। अभी तो चल रही मोटरसाइकिल चल रही है 50। आप मुझे बताएं क्यों चल रही है? उसकी वजह ये इसलिए चल रही है वो कि लाजमी हमारे यहाँ जो है लोग काम करना चाहते हैं, उसका जो है जहन काम कर रहा होता है, उनकी ज़हनी नशोनुमा बहुत तेज़ है, वो इसको प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं। हाँ, तो ये मुख्तलिफ है। अब हमें ये चाहिए कि हम बच्चों की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाएं और मतलब तरक्की तो इसी तरीके से होगी। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सी जो दुनिया की इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, वहाँ पे भी इस किस्म की करेक्शन की ज़रूरत है। ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है या पाक भारत हिंदुस्तान जो बर्र-ए-सग़ीर और एशिया के इलाके यहाँ पे, वहाँ पे भी इस किस्म की वर्किंग की ज़रूरत है कि आप लोगों को देखें, उनके लेवल को चेक करें, उसके बाद उनके लेवल के हिसाब से उनको काम करें। लेकिन मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में तरीक़ेकार एक ही है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, रिसर्चर बनेगा, पहले वो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई बिल्कुल करे, लेकिन उसको उसके जहन और उसकी सोच की तरफ उभारना चाहिए। यानी मौजूदा दौर के हिसाब से तरक्की के लिए और जहन को मसरूफ़ रखने के लिए बड़ा औक़ात देखिए आप कि पढ़े लिखे लोग भी साइबर क्राइम जैसे मामलात में इन्वॉल्व हैं, जबकि पढ़े लिखे बड़े कंटेंट है। मसला ये है कि जब आप इंसान को उसकी ज़हानत का इस्तेमाल नहीं देंगे ना, उसकी जो सोच व फ़िक्र है, आप अगर उसके हिसाब से उसकी सोच व फ़िक्र और उसकी ज़हानत को यूज़ करने के लिए अगर आप मौक़े नहीं फ़राहम करेंगे तो फिर क्या होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्पेशली एशिया में, तो क्या है, लाजमी है तालीम की कमी है, ज़रिया माश की कमी है, लोग ज़्यादा, आबादी ज़्यादा है, सोर्सेज जो है वो कम है,
लोगों के जॉब नहीं है, लोग जॉबलेस हैं। तो जब आदमी फारिग बैठा होता है ना तो उसको 50, चूँकि बहरहाल जहानत तो कहीं नहीं ज़हीन तो है वो, लेकिन वो क्या करता है फिर वो अपनी इस एक्टिविटी को किसी और रास्ते में इख्तियार करता है। यानी इंसान बैठा रहता है, सोया रहता है, लेकिन उसका दिमाग तो काम करता है, काम कर रहा होता है। फिर जब वो फारिग है तो फिर वो अपने काम को मुख्तलिफ ज़राए में इस्तेमाल करता है। फिर उसमें बीच में ट्रैप भी हो जाता है, लाजमी है। फिर क्रिमिनल्स भी हमारे माशरे में घूम रहे हैं, वो देखते हैं कि जी मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन हूँ और लेकिन ये कि मेरी तालीम नहीं है या मुझे तालीम के मौक़े नहीं मिले, तो वो मेरी जहानत को इस्तेमाल करने के लिए मुझे जो है ट्रैप करते हैं, माशरे से पिक करते हैं। उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी का काम लेते हैं। इब्तदाई तौर पे तो उस बेचारे जो वांटेड बंदा है उसको तो इब्तदाई तौर पे ये बात बेचारे को शायद पता भी नहीं होगी कि मैं किस मैदान में जा रहा हूँ, लेकिन वो आहिस्ता 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 अपनी जहानत के बलबूते पे वो आगे बढ़ रहा होता है। एक वक्त होता है कि वो देखता है कि जी मैं तो किसी बड़ी ख़तरनाक माशरे में आकर खड़ा हो गया हूँ। जबकि उसके दिमाग का इस्तेमाल ना किया जाए तो यकीनन वो क्राइम या क्रिमिनल फिर माशरे का एक मेंबर बन जाता है। और साथ ही ये है कि इंसान का दिमाग, उसमें सलाहियतें मौजूद है, उसको भी ये एहसास अगर हो जाए कि मेरे पास सलाहियत तो है लेकिन माश नहीं है, पैसे नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, मुकाम नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, तब भी वो यकीनन किसी भी शॉर्टकट मनी मेकर के हाथों ट्रैप हो जाता है। बिल्कुल ट्रैप हो जाता है उसको। तो इससे बचने का साइंटिफिक तरीका, नफ्सियाती तरीका आपके नज़दीक? देखिए, सबसे पहले एक जो हमारी जो इब्तदाई स्कूलिंग होनी चाहिए वो हमारी कैटेगरी बननी चाहिए। मैं एक बात आपको बताऊं कि मैंने पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक सिलसिला शुरू किया गया था कॉम्प्रहेंसिव स्कूल का। कॉम्प्रहेंसिव स्कूल ये टेक्निकल स्कूल हुआ करते थे, ये आम एजुकेशनल नहीं होते थे। ये इसमें क्लासेस तो वही थी 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन वो टेक्निकल स्कूल के नाम से जाना जाता था, कॉम्प्रहेंसिव स्कूल के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे क्या होता था, जो बच्चा 6 में है ना वो उसको उसके माइंड सेट के हिसाब से उसकी फील्ड में डाल दिया जाता था। अब अगर सपोज एक आदमी इंजीनियरिंग माइंडेड है और अगर उसका ज़हन है कि जी वो सिविल इंजीनियर बनेगा, तो उसको 6 क्लास में ही, चूँकि कॉम्प्रहेंसिव स्कूल स्टार्ट ही 6 से होते थे, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल से, तो 6 क्लास में ही उसको सिविल की एक्टिविटीज़ में डाल दिया जाएगा। सिविल इंजीनियर बनेगा, अब उसको एक सब्जेक्ट होता था जो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता था और वो उसमें अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता था और मैट्रिक तक करता था। फिर उसके बाद आगे भी बहुत से सोर्सेस से, उसके बाद अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल का है, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन का है, उसको जैसे ही वो सेकेंडरी लेवल पर आया है उसको जहन से, उसकी सलाहियतों के हिसाब से उसको पिक किया गया और जिस किस्म की वो ख्वाहिश और जिस किस्म की उसके अंदर जो है ना इंजीनियर और डॉक्टर वाली जो सलाहियत पल रही है, तो उसी वक्त से उसको टेक्निकल स्कीम में डाल दिया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी सियासत है, बहुत से मामलात है, फिर लाजमी है लोगों की बेवकूफ़ी भी है, ये अपने मामलात को डील नहीं करते कि हम कहाँ ट्रैप हो रहे हैं, मुझे कहाँ मिस यूज़ किया जा रहा है। बस ये कि वो जो भी एजुकेशन जिस लेवल पे भी थी, फिर वो जहाँ भी तबाह और बर्बादी के दहाने पे गई वो एक अलग चीज़ है। यानी आप ये कहते हैं कि 70-80 के दहाई में स्क्रूटनी का, माइंड स्क्रूटनी का कोई निज़ाम था यहाँ? बिल्कुल था, जो कि अब नजर नहीं आता। बिल्कुल था। वो कॉम्प्रहेंसिव स्कूल जो थे ना, उस कॉम्प्रहेंसिव स्कूल में भी जो जैसे आज इन्होंने किया है ना एंट्री टेस्ट के मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री टेस्ट हो रहा है, वो कॉम्प्रहेंसिव स्कूल जो कि जिसमें 6 क्लास में बच्चा एडमिशन लेता था, उस कॉम्प्रहेंसिव स्कूल में भी उसका एक एंट्री टेस्ट होता था। उस ज़माने में एंट्री टेस्ट होता था, सैकड़ों बच्चे एग्ज़ाम देते थे, तो उसमें से चंद बच्चे सेलेक्ट होते थे और उसके बाद उनको सेलेक्ट करके फिर उनकी फील्ड में, फिर उस एंट्री टेस्ट में ही उनको ये जांचा जाता था कि किस किस्म का इसका माइंड है, ये कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहता है, ये इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबों की तरफ जाना चाहता है, सिविल बनना चाहता है, मैकेनिकल बनना चाहता है, इलेक्ट्रिकल बनना चाहता है। उस 6 क्लास में उसकी ये जांच हो जाती थी और 6 क्लास से उसको उस जगह पे डाल दिया जाता था। तो वो जांच का सिलसिला ख़त्म कब हुआ, कैसे? चूँकि हमने तो अब तो हम नहीं देखते आम। अब आप देखें, अगर आप, मैं कहता हूँ जितने भी लोग थोड़ा सा ये कॉम्प्रहेंसिव स्कूल के नाम से अगर वाकिफ़ है, तो वो उनके जहन में इस वक्त चल रहा होगा कि वो स्कूल किस किस्म का था, उसका लेवल देखें। जैसे सारी एजुकेशन बर्बाद की गई, उस तरीके से ये सिस्टम भी बर्बाद किया गया।
मैं कहता हूँ कि ये नहीं कि मैं कराची में रहता हूँ इस वजह से मैं कहूँ, मैं कहता हूँ कराची में पाकिस्तान की क्रीम थी और ये पाकिस्तान की क्रीम को इन्होंने गलत डगर पर डालकर ट्रैप किया, किसी को जिहाद के नाम पर, किसी को ज़ुबान के नाम पर, किसी को मसलक के नाम पर, किसी को सूबे और क्या कहते हैं कौम परस्ती के नाम पर ट्रैप करके लोगों को बांट दिया। ये सिर्फ हमारे वो सियासतदान जो अपनी अपनी सियासत को चमकाना चाह रहे थे या जो लोग बैरूनी दुनिया से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, उनको जिस तरीके से गाइड किया गया हमारी कौम को उन्होंने उस तरीके से चलाया, उस डगर पर डाला। ये सारा सिस्टम इन्हीं लोगों के हाथों बर्बाद हुआ है। मैं कहता हूँ आज के ज़माने में, मैं कहता हूँ ना, सवाल करता हूँ, आप एटम बम की बात करते हैं तो पूछे ना, आज के जो हुक्मरान हैं इन्हीं के बाबा दादा ने ये एटम बम हमें डगर पे डाला था ना, इन्हीं के बाप दादा ने हमें एटम बम की डगर पे डाला था। ये जो कंप्रेहेंसिव स्कूल और जो टेक्निकल स्कूल और जो दूसरे रास्ते में बता रहा हूँ वो भी इन्हीं सियासतदान तो हमारे वही है, नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, तो इन्हीं के ख़ानदानों ने हमें इन ट्रैक पे डाला था ना। ये अपने बाप दादा की जो विरासत है ना, ये उसको भी कायम नहीं रख सके। ये अपनी विरासत को इन्होंने खुद अपने हाथों से तबाह किया। शऊर को बैठे, शऊर नहीं को बैठे, सिर्फ सियासत, सिर्फ अपना नाम करना, उसके लिए इनको जो कुछ भी आवाम को जिस डगर पे डालना पड़ा इन्होंने डाला और अपना नाम कमाया, अपनी दौलत बनाई, अपना बैंक बैलेंस बनाया, आवाम को बेहाल छोड़ दिया। मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर हमें सही रहनुमाई मिल जाए और अल्लाह करे कि हमें सही रास्ते मुयस्सर हो जाए, हमें सही हुक्मरान और सही लीडर मिल जाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ बस एक नस्ल गुजरने का आप इंतज़ार कीजिए, फिर इसके बाद ये माशरा अपनी पुरानी डगर पे चलाएगा। लेकिन अभी तो देखिए ना, क्या मेरी नस्ल, क्या मेरे बाद वाली नस्ल, क्या मेरी ऊपर की नस्ल, ये 70-80 की दहाई से जो हमारा जिस डगर पर हम गए हैं तो हमने तो सारा तबाह और बर्बाद कर दिया। तो अब हमारे शहर की रौनकों को, हम अपने शहर के रौनकों को कैसे वापस फिर ला सकते हैं? कम से कम ख्यालों में, एडवाइस में तो हम बात कर सकते हैं, ख्वाबों में। शहर की जो रौनक, शहर की जो रौनकें हैं ना, शहर की जो रौनकें हैं वो तो हमारी मतलब गलत सोच और फिक्र की वजह से ख़राब हुई है। वही सोच अगर हम अपनी सही करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला शहर की रौनकें भी बहाल हो जाएंगी। अपनी सोच और फिक्र सही करें ना, हम देखें तो सही कि हमें क्या करना, हमें हम अपनी सोच करें। हमारी सोच सिर्फ है मीडिया, खा वो सोशल मीडिया हो, खा वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया हो, बस वो जिस किस्म की हमें डगर दे देता है हम उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो अपनी सोच को, तो जब हमारी सोच हम खुद सोचें ना बैठ के कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या बेहतर किया, क्या हम समझ सकते हैं ना कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं। गलतियाँ अगर ढूंढेंगे तो आपको नजर आएगी। शहर में, मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहते हैं। हम बाहर जाते हैं, अपना फ़ोन लेकर नहीं जा सकते। हम घर में, बाहर में, कहीं पे महफूज अपने आप को नहीं फील करते कि जी हम महफूज हैं। तो इसकी वजह भी फिर यही है कि चूँकि जब दिमागों को इस्तेमाल नहीं किया गया माजी में, तो वो दिमाग तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना है। तो यही हुआ ना, ये देखें ना, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि ये सारे इस डगर पे क्यों गए। इस डगर पे जाने की बुनियादी वजह यही है कि लोगों को जो जॉब थी वो ख़त्म कर दी गई, लोगों के ज़रिए माश ख़त्म कर दिए गए, लोगों की जो पढ़ाई लिखाई की एक्टिविटी थी वो ख़त्म कर दी गई। पहले आप मुझे बताएं ना, आप ज़रा अपने स्कूल के ज़माने में चले जाएं, आप सुबह फजर में उठते थे, मैं कहता हूँ 4 बजे तक तो आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। 4 बजे अभी आप आकर सोते नहीं थे कि फिर कारी साहब आ जाते थे, फिर वो आपको पढ़ाते थे, फिर शाम को कारी साहब का, फिर वो अम्माओं की दौड़, नमाज पढ़ो, ये करो वो करो, एक्टिविटी, हमें गैर ज़रूरी एक्टिविटी करने का मौका ही नहीं मिलता था। और अब क्या है, अब जो है लाजमी जब आपका काम धंधे नहीं, आपको स्कूल कॉलेज ही नहीं जाना, आपका क्या मुआशा, आप मुझे बताएं ना कि स्कूल, यानी वो स्टूडेंट तो छोड़े हैं, ये तो अब जो टीचर्स हैं ये अब स्कूल कॉलेज नहीं जाते। स्टूडेंट की तो बात छोड़ देना, टीचर्स को क्या हाज़िरी पूरी नहीं होती है, कोई 11 बजे हाज़िरी लगाता है चला जाता है, कोई 10 बजे हाज़िरी लगाता है चला जाता है। तो ये कि जब तक आवाम को कोई मुस्बत हेल्दी एक्टिविटी ना फराहम किया जाए, सेटअप पूरा बना करके अगर ना दिया जाए, तब तक आवाम से हम फ़ायदा, अक्सरियत से फ़ायदा नहीं हम आपको इस सिलसिले में सिर्फ ये करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए
आपका ऑनेस्ट होना ज़रूरी है ना। जो लोग आपको लेकर चल रहे, जो आपको चला रहे, जो माशरे को चला रहे, उनका ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो वही कैटेगरी हो जो मैं कह रहा हूँ, कंप्रेहेंसिव और प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की कैटेगरी, कि आप सबसे पहले अपने माशरे से उन लोगों को निकालें जो जिस कैटेगरी को पसंद करते हैं, अपनी अपनी कैटेगरी में निकालें। उसके बाद आप कहते हैं कि एक छोटी, हाँ, एक छोटी सी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक सियासी पार्टी है ना, किसी भी एक सियासी पार्टी को ले लें, वहाँ पे जो कारकुन पत्थर मारने वाला होता है ना, वो कारकुन तकरीर करने वाला नहीं होता है। ये पत्थर चलाने वाला कारकुन ही अलग होता है, पोस्टर लगाने वाला कारकुन अलग होता है। वो तकरीर करने वाला, लोगों को जो है वो लोगों के शऊर को उजागर करने वाला, वो सेटअप ही कुछ और होता है। तो वहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरी होती है। फिर उसके बाद आवाम में बात करने वाली कैटेगरी कोई और होती है, और क्या कहते हैं, लीडर की कैटेगरी कोई और होती है। तो वही मसला है कि पोस्टर लगाने वाला और होता है, पत्थर चलाने वाला और होता है, स्ट्राइक को कामयाब बनाने वाला और होता है, स्ट्राइक कॉल करने वाला और होता है, स्ट्राइक पे बैठने वाला। स्ट्राइक मैं कॉल करूँगा, मेरी पजीराई होनी चाहिए या मेरी पेनिट्रेशन होनी चाहिए माशरे में, मैं स्ट्राइक कॉल करूँगा। तो मैंने स्ट्राइक कॉल किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्राइक को मैं कामयाब बनाऊंगा। नहीं, आप जाएंगे जो स्ट्राइक को कामयाब बनाएंगे। आपको मतलब ये पता है कि यार मैंने स्ट्राइक करानी कैसी है, तो उसके बाद आप स्ट्राइक को कामयाब बनाएंगे। अब आपके पीछे एक टीम है जो दिन भर उसको मॉनिटर करेगी कि भाई वो हमारा लीडर ये सारा कुछ कर गया है, ये सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आदमी की उसकी अपनी सलाहियत के हिसाब से काम लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि हम पैदाइशी या तो डॉक्टर थे या इंजीनियर थे, पैदाइशी, हमने दूसरा तीसरा नाम कोई सुना ही नहीं। लिहाजा आज आप देख लिए कि 12-12 हज़ार और 25-25 हज़ार में डॉक्टर और इंजीनियर इधर उधर छोटे मोटे खोके बैठकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर निकलते हैं, लाखों रुपया पेरेंट्स खर्च करते हैं उसके ऊपर, उसको इब्तदाई नौकरी मिलती है, मैं कहता हूँ हार्डली 20 से 25 हज़ार से वो अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, जबकि लाखों रुपए जो है उसके वालिदैन, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर खर्च कर चुके होते हैं। मैं अपने बच्चे को 35-40 लाख रुपया खर्च करके डॉक्टर बनाऊँ, और वो पहली तनख्वाह ला कर रख के कहेंगे पप्पा ये ले ले 20,000 रुपये, और फिर उसके बाद उसमें से वापस देना शुरू करता है। 5,000 मेरे पेट्रोल के वापस दे दे, तो 5,000 उसके दे दे, 4,000 20,000 जिस हाथ से देता है उसी हाथ से जो है ना वो अपने 20,000 वापस ले लेता है। तो ये बात है, यानी सही आदमी सही जगह, बिल्कुल सही मोहरे को उसको अपने मुकाम पर होना चाहिए। जिस मोहरे को जहाँ खड़ा होना है ना, वो मोहरा वहीं खड़ा होगा तो बात बनेगी। मोहरा अपने मुकाम पे खड़ा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता।